हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज सेशन लेकर आ गए हैं आपके सामने। और मुझे थोड़ी सी हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि एक हफ्ता हो गया जब हमारा सेशन हुआ था। लगभग एक हफ्ता, पाँच पाँच दिन के करीब हो गए हैं, लगभग एक हफ्ता। और सेशन हो क्यों नहीं पाया? एक्चुअल में मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, आपको बताया था मैंने मैसेज करके। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं ठीक होता हूँ थोड़ा सा भी तो तुरंत सेशन करेंगे। बट हुआ ये कि तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ गई। उस वजह से मैंने मैसेज भी किया। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि आप कहोगे कि सर ने मैसेज किया कि कल करेंगे सेशन और फिर कल नहीं हो पाया, 2 दिन के बाद हो रहा है आज। तो वजह वही रही कि तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई तो मैं मैसेज भी नहीं कर पाया आपको। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ तो आज सेशन कर रहे हैं। आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक हमने कर लिए थे, ज़रा उससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमने कर लिया था। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम? वो स्टूडेंट जो बच्चे हमारे से आज ही जुड़े हैं या नए हैं आज के सेशन में, वो जान लें कि जो बच्चे नीट के लिए या मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हम एक प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कराना है। तब कराते हैं आप लोगों को। और उस प्रैक्टिस सेशन में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहता है कि हर क्वेश्चन, और वो 100 क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले होते हैं। उसमें पुराने जेई मेंस के आए हुए, नीट के आए हुए भी क्वेश्चन होते हैं, पुराने 5 साल के नीट के और जेई मेंस के 2024 के, तो वो क्वेश्चन भी उनके कवर हो जाते हैं। तो बढ़िया से आप लोग उनको कर पाते हैं। ठीक है। सामने बैठ के सेशन को ज्वाइन कीजिए, मतलब यहाँ से ऐसे सोचिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। इधर क्वेश्चन आपके सामने आया वीडियो में, क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो पहले, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है। तो साथ साथ बैठ के पढ़ना होता है। आप और हम साथ साथ बैठकर पढ़ेंगे। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच चुके हैं। चल क्या रहा है? तो फिलहाल हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है 12th का। ठीक है। थर्ड चैप्टर 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके 59 क्वेश्चन लास्ट हमने किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 60 से शुरुआत करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है जरा समझते। द करंट इन ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज I equals to 3t² प्लस 4t³ देखो, किसी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब हो गया वायर, वायर समझ लो। कंडक्टर कुछ और भी हो सकता है पर वायर समझ लो यार। तो वायर है और उसके अंदर चलने वाला करंट आई, उसको आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे कितना करंट होगा। टाइम के और करंट के बीच में ये रिलेशन है। अब आपसे पूछा है कि करंट इसमें चल रहा है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट बताओ दैट फ्लोज थ्रू ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग t = 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक कितना चार्ज पास होगा, वो कैलकुलेशन हमें करनी है। चार्ज कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। इस टाइप का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे करेंगे एक बात सोचो। इस कंडक्टर में करंट जा रहा है। करंट करंट क्या होता है? करंट करंट का मतलब होता है कंडक्टर में चार्ज जा रहा है। अब 1 सेकंड में जाने वाले चार्ज को करंट कहते हैं। 1 सेकंड में जाने वाले चार्ज को करंट कहते हैं। तो अब यहां से ये पूछा इसने कि ये बताओ 1 सेकंड से लेके और 2 सेकंड तक कितना चार्ज गया, ये बताइए आप। 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक कितना चार्ज गया। तो चार्ज निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट का, I = dq/dt, ये होता है। अब मैं अगर यहाँ से dq की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो इस dt की मल्टीप्लाई इधर कर लूंगा, I इंटू में dt। बोलो। फिर यहाँ से dq की वैल्यू निकालूंगा तो I इंटू डी टी, आई की वैल्यू रखूंगा 3i² प्लस 4i, नहीं सॉरी t है ये, 3t² प्लस 4t³ और dt की कर लो इधर मल्टीप्लाई। अब यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ का कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है। dq का इंटीग्रेशन हो गया q। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 बाहर t² का हो जाएगा t³ प्लस 4 बाहर t³ का हो जाएगा t⁴/4। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट रख दो 1 से लेके 2 तक। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था टाइम 1 सेकंड से लेके
2 सेकंड तक चार्ज कितना फ्लो हुआ। भाई वायर में जब करंट चलता है उसका मतलब होता है चार्ज जा रहा है, और आपको निकालना है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज गया। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी पड़ेगी, 1 से लेके 2 तक। टाइम क्या है, इधर dt है ना, तो जिधर dt होता है उधर टाइम की लिमिट रखनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है आपको। तो t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 2 तक। तो 1 से 2 हो गई इसकी लिमिट। देखो ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, q की वैल्यू आ चुकी है बच्चों टी क्यूब प्लस टी की पावर 4, और लिमिट 1 से लेके 2 तक। अब पहले एक काम करो, पहले तो इसमें 2 पुट कर दो, टी की जगह 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4, फिर माइनस, अब रख दो 1, अब इसमें रख दो 1, तो 1 का क्यूब और प्लस 1 की पावर 4। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 की पावर 4 16, और माइनस 1 का क्यूब 1 और 1 की पावर 4 1। 8 प्लस 16 कितना आ गया, वो आ गया 24, और माइनस में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो 24 माइनस 2 22 कूलाम का चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है। हमारा आंसर आ गया 22 कूलाम। तो यहाँ पे हमको भरना था कि कितना आया चार्ज, तो इसका आंसर हो गया 22। देखो ये दे भी रखा है 22, आंसर लिखा हुआ है। यार बहुत आसान है, वेरी इजी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, जरा इसको पॉज कर देते हैं, अगले सवाल पे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज। इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो जी निकाल लेंगे। ए और बी के बीच में निकालना होगा, इधर ए और बी कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। सबसे पहले तो इस R1 को देखो, ये 6 ओम है। देखो ये दोनों आपने क्या कर दिया, यहां से R1 का इधर वाला एंड, ये वाला और ये वाला एंड, इनको देखो आपस में आपने एक वायर से मिला दिया है। ठीक है, याद रखो अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है और इसके दोनों एंड को मैं ऐसे मिला दूं वायर से, ठीक है, और ये बैटरी से लगा हुआ है और इसके दोनों एंड को एक खाली वायर से मिला दिया, तो ये हो जाएगा शॉर्ट, फिर इसमें करंट नहीं जाएगा। ऐसे ही होता था उसमें कैपेसिटर में, कैपेसिटर है, दोनों प्लेट को आपस में मिला दो, फिर ये हो जाएगा शॉर्ट, इसमें करंट नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो गया शॉर्ट, इसमें करंट नहीं जाएगा, खत्म इसका तो काम। तो ठीक है, शॉर्ट हो जाता है, जो जिसको आपस में मिला देते हैं वो शॉर्ट हो जाता है, ये गया। अब आप इसकी जगह इसको हटा सकते हो, इसकी जगह खाली एक वायर रह जाएगी। चलो तो अब यहां से इधर समझो ये 2 ओम ये वाला, फिर आगे बढ़ो ये 2 ओम, और फिर इसको हटा दो इसको, बस ये खाली वायर ये वाली रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ो इधर 2 ओम, फिर ये 3 ओम, फिर आगे बढ़ो ये 3 ओम, और फिर ये ए, फिर ये बी, ऐसे। अब सोचो इस 2 को यहाँ के बजाय, देखो इस पूरी वायर में ही तो लगा हुआ है ये, इस 2 को यहाँ के बजाय यहाँ भी लगाया जा सकता है, यहाँ से हटा के, मैं यहाँ से हटा के और इसको ना यहाँ लगा देता हूँ। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये फील आ जाएगा कि ये दोनों पैरेलल में। अब ये हो गए पैरेलल। बताओ पैरेलल में क्या होता था, 1। अगर 2 और 2 हैं पैरेलल में, सेम होते थे ना, जब जैसे ये R है और ये R है, जब सेम होंगे पैरेलल में R और R, तो उनका इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट आधा R/2, अगर पैरेलल में 2 सेम है। अगर 3 सेम है पैरेलल में तो R/3, 4 सेम है पैरेलल में तो R/4, तो ये आ जाएगा R/2। तो ऐसे ये 2 और 2 है, मिलकर कितने हो जाएंगे 1। तो इन दोनों को हटाने जा रहा हूं, इन दोनों को हटा रहा हूं और इनकी जगह एक लगा रहा हूं 1।
लो जी, अब ये लग गया 1 ओम। अब देखो ये दोनों किस में हुए, सीरीज में। सीरीज में कितना हो गया, ये 3। अब ये दोनों हटेंगे यहाँ से और एक लग जाएगा 3। हटाऊं, देख लो एक बार, हो गया यहाँ तक। अब इनको दो को हटाऊंगा, आपको सिखा रखी सारी बातें, तो ये बन गया यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 और 3 पैरेलल में है, 3 है पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में है, तीनों सेम है। तो अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, तीनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट होगा कितना, R/3। तो यहाँ कितना है 3, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 3/3, 3 है ना, 1 ओम। यही हमारा आंसर, बहुत ही आसान ये रहा आंसर। तो बहुत आसान, बहुत इजी, कुछ भी नहीं था, ध्यान दो। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। ये लगा देते हैं जरा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला है इसमें, टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सीरीज में कनेक्ट है 4 वोल्ट की बैटरी। देखो पहली लाइन से हमें ये पता चला कि एक तो 100 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा 200 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। ठीक है जी, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इंटरनल, मतलब जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लगभग 0 है। ओके, ए वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। 100 ओम के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो जी ऐसे लग, यहाँ पे लग गया वोल्ट, विच गिव्स द रीडिंग 1 वोल्ट। और इसकी जो रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर की, रीडिंग क्या आ रही है, 1 वोल्ट आ रही है। ओके, आगे पढ़ो। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी, इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं आर होगा। रेजिस्टेंस इसका वोल्ट मीटर का कितना होगा, मान लेते हैं आर होगा। एक बात सोचो, अगर इसकी रीडिंग 1 वोल्ट आ रही है, इसका मतलब यहां से वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 1 वोल्ट, मतलब 100 ओम के अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज है, 1 वोल्ट। चेक करो, अगर 1 वोल्ट यहाँ है, 4 में से देखो बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की, तो 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट तो इन दोनों को मिल गई, क्योंकि ये तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, कभी आपको दिखाई ना दे अच्छे से। ये हो गया 100 ओम, ये हो गया 200 ओम, और ये हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक 1 वोल्ट, इसका मतलब जो वोल्ट मीटर की होगी वो इसकी होगी, पैरेलल में है, तो ये 1 वोल्ट आ गई, 1 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक। तो बाकी यहाँ से यहाँ तक की तो 1 वोल्ट है। आगे अब ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट इसे मिल गए, बाकी के 3 वोल्ट मिलेंगे इसे, 3 वोल्ट। ऐसे करो, अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, इसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का। चलो इसे हटा दो, यहाँ पे बना दिया मैंने थोड़ा सा बड़ा, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। अब देखो ये 1 वोल्ट है, एक बात सोचना, यहीं से पता चल जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर ये 3 वोल्ट है, पहले इसको देखो, यहाँ इसके पास 3 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितना होगा, आई, आई होता है V/R। वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम। तो 3/200, ये आ गया वोल्टेज, ये आ गया करंट।
3/200 एम्पियर। ठीक है, इसमें कितना करंट होगा? मान लो होगा इसमें I1, इधर से आ रहा है I, और इसमें गया I1, और बाकी का इसमें गया I2, इसमें गया ऊपर वाले में। जैसे यहाँ से करंट गया, देखो यहाँ से इधर करंट जा रहा है I, तो दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया I2 और इसमें गया I1। चलो I1 की वैल्यू निकाली जा सकती है। हाँ, करंट होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस, इस 100 ओम के अक्रॉस 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 100, तो ये आ गया 1/100 एम्पियर। ये I1 करंट आ गया। अच्छा, क्या यहाँ से I की वैल्यू, टोटल करंट I1 प्लस I2 के बराबर है? हाँ बिल्कुल, I1 प्लस I2। I की वैल्यू तो उधर से निकाल ली हमने 3/200, I1 की वैल्यू 1/100, और I2 मुझे निकालना है। तो I2 अगर निकालें तो ये इधर आएगा 3/200 माइनस 1/100, तो ये आ गया नहीं, एलसीएम ले लो इसका, 3/200 था ना, हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे 200 बच्चों, इससे डिवाइड करा 3, इससे डिवाइड करा 2, तो ये आ गया 1/200 I2। इसके अंदर का करंट आ गया I2। अब करंट आ गया तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी तो निकाला जा सकता है। जब वोल्ट मीटर के अंदर का, देखो जैसे ही वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, इसके अंदर का करंट हमें पता चल गया कितना है I2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज देखो वही 1 वोल्ट, तो V पता है और वोल्टेज पता है, और क्या पता है, I2 पता है, तो R निकाल सकते हो। V बराबर होता है IR, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकालेंगे तो V/I2, तो V कितना है वोल्टेज 1 वोल्ट, और बटे I2 ये कितना आया I2 1/200, ये ऊपर जाएगा, तो R2 की वैल्यू आ गई बच्चों 200 ओम। यही हमारा आंसर है। ये ठीक था क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था पर ठीक था। आंसर इज 200 ओम। अच्छा, ये क्वेश्चन वो वाले चल रहे हैं, आपको पता है सभी को, जेई मेंस में जो 2024 में आए हुए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है साइड में 2024 में आए हुए जेई मेंस के क्वेश्चन। इसमें ना मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने का आप लोगों को ये फ़ायदा है, एक तो आपको एनटीए कैसे क्वेश्चन देता है उसका पूरा आइडिया लग जाएगा आपको, और ज़्यादातर मैंने जो शुरुआत में मैं कराता हूँ वो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपकी सारी थ्योरी को याद दिला देते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा है सब कुछ याद दिला देते हैं। ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में मैं देता हूँ। जो नए हैं वो करके देख सकते हैं, शुरुआत वाली वीडियो करो, पहले चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की, और तीसरे चैप्टर की भी शुरुआत की जो वीडियो है ये करो, करके देखोगे तो पता चलेगा आपको। चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोला है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ 110 वॉट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट इज। ठीक है, एक बल्ब है, लो जी ये हो गया बल्ब, और इसको मान लीजिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बल्ब जो है वो 110 वॉट का है, की पावर दे रखी है, और 220 वोल्ट पे उसको ऑपरेट किया जा रहा है, मतलब 220 वोल्ट की उसकी ये समझ लीजिए बैटरी लगी हुई है उससे। ठीक है, फिर उससे मैं कहा कि ये बताइए कि इसमें 1 सेकंड में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। पहले करंट का पता लगा लेते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रॉन भी पता लगा लेंगे। पहले करंट पता लगाओ, तो मान लो इधर से करंट गया आई। अब यहाँ पे हमारे पास करंट को निकालने के लिए मुझे इस बल्ब का रेजिस्टेंस चाहिए। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो भाई साहब पावर का फॉर्मूला होता है V² बटे में R।
पावर कितनी है इसकी 110, वोल्टेज कितनी लगी है 220 का स्क्वायर बटे में R। इससे इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, R इक्वल्स टू 220 इंटू में 220 और अपॉन में इसको यहाँ ले आओ, R को यहाँ ले 110। इससे इसको काटा, 2 टाइम्स कटा, ये मल्टीप्लाई करी 440 और ये लग गया 440 वोल्ट का झटका। 440 वोल्ट नहीं है, ये 440 ओम हो गए, 440 ओम। ये इस बल्ब की रेजिस्टेंस है। क्या इसमें करंट पता चल जाएगा इससे? करंट, हाँ करंट पता चल जाएगा सर, वो होता है V बाई R। तो V वोल्टेज कितनी है 220 और बटे में R कितना निकल का आया 440, इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। ये करंट आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, करंट से निकालो चार्ज, Q बराबर I इंटू टी। पता है ना ये फॉर्मूला? तो I तो हो गया करंट 1/2 और टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में चाहिए ना, 1 सेकेंड में निकलने वाला चार्ज आ गया ये। तो ये आ गया सॉल्व करके 1/2 कूलम चार्ज है ये, 1 सेकेंड में पास होने वाला चार्ज। चार्ज नहीं चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, Q बराबर होता है N इंटू ई, तो उससे N की वैल्यू निकलेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की Q बटे E। Q कितना है 1/2 और बटे में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ गई N की वैल्यू। तो ये कितनी आएगी? ये आती है, वैसे तो आपको बताएं, ये 1/2 को बाहर रखो, अंदर रह गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सॉल्व करके पता कितना आता है? ये सॉल्व करके आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये आता है इसे सॉल्व करके, इतने को, और बाहर है 1/2। इससे भी काट लो, चलो इसको। ये आ गया 3.125 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होंगे। ऑप्शन मैच कराओ, एक ही ऑप्शन है वो 3 वाले में, तो ये है, ये हाँ ये 18 है। अगर एक पॉइंट को आगे लिख देंगे तो ये 10⁻17 रह जाएगा, यही आंसर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। सारे आए हुए क्वेश्चन हैं जेईई मेंस के, और देखो कितने आसान है, पूरा फुल आपको आइडिया मिलेगा कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वॉट 200 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, और उसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, और इस बल्ब की रेटिंग दे रखी है। रेटिंग पता क्या होती है आपको? रेटिंग में वो क्या क्या देता है? उसकी पावर देता है, 50 वॉट का बल्ब है, और साथ में 200 वोल्ट की वोल्टेज दे रखी है। इस 200 वोल्ट की वोल्टेज का मतलब ये नहीं है कि ये इसको 200 वोल्ट की वोल्टेज पे ही आप चला सकते हैं, 100 पे भी चला सकते हैं, 300 पे भी चला सकते हैं, पर 300 पे क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। 200 से कम पे चलाओ, सही रहेगा, चलेगा। तो ये क्या देते हैं, इसका मतलब क्या है रेटिंग का? रेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप इसको 200 वोल्ट की वोल्टेज पे चलाएंगे बल्ब को, तो तब ये 50 वॉट की पावर खर्च करेगा, या 50 वोट आपको देगा, अगर ये आइडियल बल्ब है, कैसे भी कह लो। तो ये 200 वोल्ट से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो तब ये कितनी पावर खर्च करेगा? 50 वॉट। या कितनी पावर आपको देगा, एक ही बात है, आइडियल बल्ब मान के चलते हैं, तो 50 वोल्ट ये आपको देगा, कैसे भी कह लो। तो 200 वोल्ट पे जब लगाएंगे, लेकिन हमने लगाया इसको कितने पे? 100 वोल्ट पे, 200 पे नहीं लगाया,
100 पे लगाया, तो 100 पे लगाने से क्या होगा भाई, 100 पे लगाने से, तो 100 पे लगाने पे क्या इसकी यही पावर आएगी 50 वॉट, इतनी पावर खींचेगा ये, नहीं, अलग। तो कैसे निकालेंगे, आसान है, पहले एक काम करो, जो रेटिंग दी है, रेटिंग से, ये जो रेटिंग दी है 50 वोल्ट 200 वोल्ट, इससे आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे, क्योंकि P बराबर होता है V²/R, तो R निकाल लो यहाँ से, V²/में P कितना है इसकी वोल्टेज 200, जिसपे ये ऑपरेट किया जाता है वो 200, इनटू में 200 V का स्क्वायर है ना, और अपॉन में वोल्टेज हो गई 50, जब वोल्टेज सॉरी पावर हो गई 50, जब वोल्टेज 200 होगी तो पावर 50 होगी, रेटिंग ये बताती है। अब इससे काटो 4, ये आ गया 800 ओम, इसका मतलब इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 800। अब आप इसे बल्ब मत समझो, समझो रेजिस्टेंस लगा है और 100 वोल्ट की बैटरी है। पूछा क्या है कि अब इसकी अंदर जो पावर डिसिपेट होगी, इसके अंदर जो पावर खर्च होगी वो कितनी होगी, तो इसके अंदर करंट निकाल लो पहले। नहीं, करंट की जरूरत भी नहीं है, कोई करंट की जरूरत नहीं है, बिना करंट के भी काम हो जाएगा, वोल्टेज वो तो निकालनी है पावर। तो अब ये 100 वोल्ट पे लगा दिया आपने, तो अब ये कितनी पावर खर्च करेगा, पावर डिसिपेट P, तो V²/R, तो V कितना, कितने जितने पे लगाई आपने इसको 100, तो 100 का स्क्वायर करो, तो 100 इंटू 100/R, इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 800, ये आ गया इसका रेजिस्टेंस, 2 0 कटी, 8 से इसको काट दो, 12.5 वॉट आ गया। चेक करो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान सा सवाल, बहुत इजी सा। देखो याद रखो, अगर कभी भी आपको बल्ब वगैरह या किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की रेटिंग दी जाए, तो रेटिंग का मीनिंग क्या होता है, जरूरी नहीं है कि उसे उसी वोल्टेज पे चलाया जाए जो रेटिंग में दी हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है, उससे कम पे चलाओगे तो वो सेफ है, लेकिन अगर उससे ज्यादा पे चलाओगे तो खराब हो जाएगा। तो कम पे भी चलाया जा सकता है, कम पे चलाओगे तो कम पावर खींचेगा, 200 पे चलाया, जैसे इसने 50 पावर खींची, आपने इसको 100 पे चलाया तो देखो कितनी पावर खींची, ओनली 12.5, ओनली 12.5, केवल 12.5 खींची, देखो पावर, या 12.5 पावर उसने डिसिपेट करी, डिसिपेट का मतलब होता है खर्च की अपने अंदर। जब वो लाइट देगा आपको तो आपसे सप्लाई लेगा, आपसे पावर खींचेगा, मतलब हमारे से क्या मतलब बैटरी से पावर खींचेगा, तो वो पावर को खर्च करके आपको लाइट देगा, तो वो उसे कहते हैं डिसिपेट होना, तो डिसिपेट हो रही है यहाँ पे पावर, और वही डिसिपेशन यहाँ पे पूछा था, यही डिसिपेशन पूछा। ठीक है, समझ आया, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65, वाटर बॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 मिनट आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन है, वाटर जो है वो 20 मिनट में बॉईल हो जाता है, जब स्विच ऑन करते हैं हम, स्विच ऑन करने के 20 मिनट में बॉईल हो जाता है एक इलेक्ट्रिक केटल में, ठीक है, ओके, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, सप्लाई वही रखनी है मेन सप्लाई, ठीक है, द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज टू इतने टाइम्स या इंक्रीज इतने टाइम्स, ऑप्शन दे रखे हैं जो, इट्स इफ वाटर बॉइल्ड टू इन 15 मिनट, अगर वाटर 15 मिनट में बॉईल हो जाए तो उसकी जो लेंथ है उसे डिक्रीज करना पड़ेगा या इंक्रीज करना। देखो अब आपको सिंपल सी बात बता, मान लो एक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या लगा हुआ होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट लगा हुआ होगा, एलिमेंट क्या, इसके अंदर लगी हुई होगी एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, ठीक, और वो रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्ट होगा, जब V वोल्ट की बैटरी और R रेजिस्टेंस इसमें लगा है,
तो ये 15 मिनट में 20 मिनट में इसको बॉईल कर देता है। मतलब 20 मिनट में जो इससे हीट निकलेगी उससे ये बॉईल हो जाएगा। भाई देखो, आप किसी रेजिस्टेंस को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो उसमें करंट चलता है तो वो हीट होता है। बैटरी से जाने वाली पावर, बैटरी से जाने वाली एनर्जी उस रेजिस्टेंस में से हीट के रूप में बाहर निकलती है, तो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है, तो इसमें से निकलेगी हीट, और वही हीट इसको क्या करेगी, गर्म। अब हीट का फॉर्मूला याद करो, तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर इंटू में टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कितनी हीट निकली, मान लो एच निकली, तो वी स्क्वायर बटे में आर इंटू टाइम है 20 मिनट। पहली इक्वेशन तैयार। इससे निकलने वाली हीट जो पानी को गर्म कर रही है, 20 मिनट में गर्म हो गया पानी। अब सोचो, अब आपने क्या करना है, इसको 15 मिनट में गर्म करना है। अब आप सोच के देखो, 15 मिनट में गर्म होगा अगर ये वोल्टेज वही है, तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी तो, और करंट, क्योंकि टाइम इसका कम हो गया, टाइम पहले से 20 के बजाय 15 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा तभी तो कटेगा, और कट के वही की वही हीट आएगी उससे। अरे आप छोड़ो, सारी बात छोड़ो, ये 20 मिनट में गर्म हो रहा है तो इसे एच हीट इसको देनी पड़ रही है, मतलब एच हीट इसमें से निकल रही है 20 मिनट में। अब उतनी हीट 15 मिनट में निकलनी चाहिए, तो अब नया रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? तो अब सेम सवाल यही है, वही पानी है उतना ही, इसी टाइप की यहाँ पे कॉइल लगी है, रेजिस्टेंस लगा है, बैटरी है, ठीक है। अब नया रेजिस्टेंस हो गया उसका आर डैश। अब ये चाहिए मुझे, वोल्टेज वही है, हीट देखो इसमें कितनी जाएगी, तो हीट वही की वही, इसमें कितनी हीट, ये कितनी हीट 20 मिनट में फेंक रहा था, एच। अब 15 मिनट में उतनी हीट फेंकेगा तभी तो पानी गर्म होगा, पानी बॉयल होगा, तो उतनी हीट रहनी चाहिए, कितनी, एच। लेकिन इस बार कितने समय में, 15 मिनट में, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, वी स्क्वायर बटे आर इंटू में 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। लेकिन आर इस बार कौन सा होगा, आर डैश, नया रेजिस्टेंस। अब मैं, ये भी एच का वैल्यू है, ये भी एच का वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख लो, तो इधर से रखा वी स्क्वायर बटे में आर इंटू में 20 मिनट, ये एच की वैल्यू यहां से उठा के मैंने यहां डाल दी, इस एच की जगह रख दी। उधर क्या है, वी स्क्वायर बटे आर डैश इंटू में 15 मिनट, मिनट से मिनट कट गई, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, आर डैश को इधर ले आओ, आर डैश बटे आर, नया रेजिस्टेंस बटे पुराना रेजिस्टेंस, 20 के अपॉन में चला गया, 15 बटे 20, इससे काटो 3 से, 3 नहीं 5 से काटो, 5 से काटो मेरे बच्चों, 3 ऊपर और 4, 3/4, मतलब जो अब नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, वो पुराने रेजिस्टेंस का 3/4 हो जाएगा। खुद सोचो, नया जो रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस का 3/4 होगा, ये तो कम हो गया, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें लगा कि यानी ये बढ़ेगा, हमने शायद ये सोचा था कि बढ़ रहा है इसमें, लेकिन ये तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से 3/4 हो गया, मतलब कम हो गया। कम होने से वही हीट निकल रही है, लेकिन 15 मिनट में निकल रही है, पहले वो 20 मिनट में निकल रही थी उतनी हीट, अब 15 मिनट में। लेकिन इसने पूछा कि उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ हीटिंग एलिमेंट की। अब देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। पहले अगर उसकी लेंथ L रही होगी, L, तो अब उसकी लेंथ 3/4, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनल है, तो अब नई लेंथ जो होगी एलिमेंट की वो पहले से 3/4 होगी। और क्या हुई, ये डिक्रीज, पहले L अब है 3L/4, तो डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब शुड बी डिक्रीज, यहां आएगा डिक्रीज, यहां आएगा
डिक्रीज, और कितना 3/4 टाइम। तो देखो जरा कौन सा आंसर है, डिक्रीज एंड 3/4, ऑप्शन नंबर सी। तो इसने खुद बता दिया कि मुझे ऐसे करो, आपको बस पूछना है, सोचना है, समझना है, वो खुद बता देगा कि मुझे ऐसे करो। बताओ ठीक होगी कि बात या नहीं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। आसान है ना सब, कमेंट करके बताओ आसान है या नहीं है। एकदम इजी सब चीजें। कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, क्वेश्चंस करने के बाद कमेंट किया करो। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सवाल में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 66, द रेजिस्टेंसेज ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट एंड स्ट्रीम पॉइंट है ये, एंड स्ट्रीम, अच्छा, इन ए हॉट बाथ ऑफ टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज, the resistances of the platinum wire of a platinum resistant thermometer at ice point and steam होगा in a hot bath of temperature। ये तो क्वेश्चन ही अधूरा सा लग रहा मुझे। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस स्टीम, अधूरा है क्वेश्चन यार, कुछ छुट रहा है इसमें। ये तो कहा, देखो यहाँ से कहा इसने द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट आइस पॉइंट एंड स्टीम, या कुछ भी कुछ लिखता तो यहाँ कुछ देता तो कि कितना है रेजिस्टेंस, दिया तो है ही नहीं, कुछ अधूरा है ये। मैं कल देख के इसको करा दूंगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, इसको देख के जो है मैं देख लूंगा कि कहाँ गलती हो रही इसमें, तो उसे फिर करेक्ट करा के कल करा दूंगा। चलो अगले पे चलते। तो कैसे बताएंगे इसको भाई, इसमें क्या कहा है कि इसमें जो करंट है लैंप के अंदर का वो डिक्रीज कर दे। मान लो ये लैंप है, इसका रेजिस्टेंस है आर, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और V वोल्ट की, और इसमें करंट को 20% डिक्रीज कर दें, तो इसका जो इल्यूमिनेशन है, मतलब इसकी जो चमक है, वो कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी। चमक डिपेंड करेगी पावर पे कि कितनी पावर ये खर्च कर रहा है। तो मतलब पावर समझो कि पावर कितने परसेंट जो ये खर्च कर रहा है, पावर डिसिपेट कर रहा है ये, वो कितने परसेंट गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पावर निकालनी मेरे को, फिलहाल ये कितनी पावर यूज कर रहा है। तो मान लो इसमें करंट चल रहा है 100, परसेंटेज वाले सवाल को मैं 100 से करता हूँ। मान लो करंट चल रहा है इसमें 100, तो फिलहाल इसके अंदर कितनी पावर खर्च हो रही है, P आई स्क्वायर आर। आई कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू में आर, आर है इसका रेजिस्टेंस लैंप का, तो इतनी पावर फिलहाल खर्च हो रही है। अब आप करो इसे 20% कम करंट को, तो जब आप इसमें 20% की कमी कर दोगे तो अब इसमें करंट कितना रह जाएगा, 80, 100 से 80, क्योंकि 100 जो है उसका 20% 20 होता है, तो 100 में से 80 रह गया। अब करंट रह गया 80, पर लैंप का रेजिस्टेंस तो वही है आर। तो अब इसमें जो पावर खर्च होगी वो कितनी होगी, P डैश, वो कितनी होगी, आई स्क्वायर आर, फॉर्मूला वही लगेगा। लेकिन अब करंट इसमें पहले 100 था, अब कितना 80, तो 80 का स्क्वायर इंटू में आर। देखो ये पहली पावर है, ये अब खर्च होने वाली पावर है। ये पहले जो खर्च हो रही थी, मतलब जब करंट 100 था, और ये कौन सी पावर है, जब करंट इसमें 80 है। तो अब यहां से परसेंटेज निकालो कि कितनी पावर इसकी डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज की परसेंटेज निकाल ली, पावर कितनी डिक्रीज हुई उसकी परसेंटेज। तो उसका फॉर्मूला होता है जितनी डिक्रीज हुआ उसे ऊपर लिखो, कितना डिक्रीज हुआ, अपॉन में जो उसकी टोटल वैल्यू थी इनिशियल, इनिशियल वैल्यू नीचे लिखो, और इनटू में 100। अब हमें कैसे पता चला सर कितना डिक्रीज हुआ, तो देखो पहले P था, अब P डैश है, तो वो हो गया P माइनस में P डैश, और बटे में इनिशियल कितनी है पहली P, और इनटू में 100। चलो P तो 100 का स्क्वायर इंटू में R माइनस P डैश
80 का स्क्वायर इंटू में r और बटे में p, पहले वाला p, तो 100 का स्क्वायर इंटू में r और इंटू में 100। एक 100 से एक 100 कट जाएगा, r कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर बचा 100 माइनस में 80 और 100 प्लस में 80, ये कैसे आया, और बटे में 100। देखो आपने पढ़ा है, देखो ऊपर बच रहा था 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये पढ़ा है। तो उसी के हिसाब से मैंने इसको खोल दिया। 100 का स्क्वायर देखो ऊपर था, यहाँ 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 80 और 100 प्लस 80, ये फॉर्मूला लगा दिया, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 माइनस 80 तो बचा 20 और 100 प्लस 80 बचा 180 और बटे में 100, 2 0 से कट गई। 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36%। मतलब इसकी जो पावर है वो कितने कम हो जाएगी, 36% कम हो जाएगी, 36, यही आंसर है। वो पावर कम हो जाएगी तो इस हिसाब से उसकी चमक कम हो जाएगी। इल्यूमिनेशन का मतलब चमक, उसकी पावर, तो वो कम हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है यहाँ तक? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है, क्या बताया है, जरा समझते हैं। कहा है टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर α1 एंड α2। ओके, द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स फॉर देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स बताने हैं। देखो दो कंडक्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस सेम है और 0 डिग्री पर है वे। चलो ठीक है, ले लेते हैं एक कंडक्टर फिर दूसरा कंडक्टर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये और दोनों को सीरीज में लगा दिया मैंने। रेजिस्टेंस सेम है, इसका भी आर इसका भी आर, लेकिन इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है λ1 और इसका दे रखा है λ2। ठीक है, तो यहां से इनका λ1 नहीं, सॉरी α1 और α2 एक्चुअल में कोचिंग में चल रहा है जहाँ पे मतलब ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स वहाँ लैम्डा 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 कहते रहते हैं। तो भैया इतनी जल्दी अपने कहना वो उससे कि है नहीं, हम कह रहे हैं लेकिन बॉडी को एक आदत पड़ जाती है तो बार बार वो चीज़ें मुँह से निकलती है। तो अगर अल्फ़ा की जगह लैम्डा निकल जाए तो प्लीज़ सॉरी भाई साहब, हो जाता है ऐसा। ठीक है चलो, तो बात मैं कह रहा था कि α1 या α2 इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं। ओके, अब दो की जगह अगर एक बनाया जाए तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट्स निकालना है, आर आर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका अल्फा इक्विवेलेंट हमें निकालना है। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2r। बोलो ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इससे अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, एक बात सोचो, अगर आप यहाँ से 0 डिग्री पे तो आपका ये r है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे की वैल्यू, मतलब T टेम्परेचर तक लेके जाएंगे इसको, तो R की वैल्यू बदलेगी, इन दोनों की वैल्यू बदलेगी। R इक्विवेलेंट, काम करो इसमें, इसका डायरेक्ट भी तो आंसर दिया जा सकता है, डायरेक्ट भी तो हो सकता है इसका आंसर। ऐसे करो डायरेक्ट, चलो ऐसे करो, इसको 2R मत लिखो, इसको लिखो R इक्विवेलेंट। 2R नहीं लिखते अभी, हमें इतना पता है कि R इक्विवेलेंट जो होगा उसकी वैल्यू R1 प्लस R2, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, बाद में रखेंगे इनकी वैल्यू, ये दोनों R हैं सेम है, तो R1 प्लस R2 लिख लो। ठीक है, अब मान लो आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चेंज हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा जरा बोलो,
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2R, इसकी R और इसकी R। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बदल जाएगा आर डैश, आर इक्विवेलेंट डैश, R1 भी बदल जाएगा R1 डैश और R2 भी बदल जाएगा R2 डैश। अब आर इक्विवेलेंट की R1 डैश R2 डैश की वैल्यू रख लो। कैसे, आर इक्विवेलेंट पहले कितना था, तो आर इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, टी टेम्परेचर बढ़ा दिया। R1 कितना हो जाएगा, तो R1 पहले कितना था, R1 डैश कितना हो जाएगा, पहले था R1, तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ऐसे R2 कितना हो जाएगा, R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट की R1 की R2 की अब रखो वैल्यू, तो यहाँ पे रखी वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट की जगह तो 2R, ओके, और 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इक्वल्स टू R1 की जगह, तो R1 की जगह R 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी बच्चों। ऐसे ही R2 की जगह देखो, यहाँ R2 वो भी R है, तो R इंटू 1 प्लस अल्फा 2, ये अल्फा 1 था, अल्फा 2 डेल्टा टी R2 की जगह। अब देखो R कॉमन आके कट गया सब में, इस 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 प्लस 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, इधर देखो तो 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी को कॉमन ले लो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। लो जी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी तरह से आपको पैरेलल के लिए करना है, ठीक है। पैरेलल में भी सेम यही आएगा, ऑप्शन ए बनेगा। ये आपको खुद करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि हमने किया है सर, खुद करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये वाला जो है आपको खुद करना है, ठीक। और कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम इसी तरह से। मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, सेम आंसर भी सेम ही आएगा। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं, चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। क्या दिया है समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस 60 ohm at room temperature 27 degree centigrade. The toaster is connected to 220 volt supply. If the current flowing through it reaches 2.75 ampere, the temperature attained by the toaster is around, अच्छा इतना करंट होगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ओके। अल्फा की वैल्यू दे रखी है ये पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा एक बात सोचो, हमारे पास इलेक्ट्रिक टोस्टर दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, मान लो ये रहा टोस्टर, और टोस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, ओके। रूम टेम्परेचर पे है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट पे, कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट चला आई, करंट चला आई कितना 2.75 एम्पियर का करंट, देखो दे रखा है इसने। अब यहां से टेम्परेचर बताना है इसका। एक बात तो सोचो, पहले एक बात तो सोचो, ये 60 ओम है, ठीक है, और 220 वोल्ट पे आपने इसको लगाया, तो 220 वोल्ट पे अगर आपने इसको लगाया और करंट यहां तक पहुंच गया, तो इसका रेजिस्टेंस निकाला जा सकता। अब आपको कहोगे सर रेजिस्टेंस तो इसका है हमारे पास, अरे भाई साहब ये तो 27 डिग्री पे है। अब मान लो ये बदल के टी टेम्परेचर तक पहुंच गया, टी, तो इसका रेजिस्टेंस भी तो बदल गया होगा, सोच के देखो। उस टाइम पे इसमें चलने वाला करंट दिया है आपको आई, वो कितना दिया है
2.75 एम्पियर दिया है वो करंट, और 220 वोल्ट है। तो ये मुझे आर चाहिए पहले, टेम्परेचर तो बाद में निकलेगा। टेम्परेचर अब देखो आर कितना है, ये 60। अब जैसे जैसे आप इसको करंट दे रहे हैं, ये हीट हो रहा है, हीट होने से इसका रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो रहा होगा। अब वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू कितना होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले वाला रेजिस्टेंस R नॉट और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लगाओ। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना, R, ठीक है। और ये R कैसे निकलेगा, तो ये नया रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा R, पहले तो ये निकालो। तो ये ऐसे निकलेगा V बाई आई, V दे रखा 220 और बटे में I है 2.75, पॉइंट हटाओ 100, काटो इसको किससे, 25 से काटो, 4 टाइम्स 25 से काटोगे तो ये कटेगा 11 टाइम्स। फिर 11 से इसको काटो, 20 इंटू में 4, तो ये आ गया 80 ओम। मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो चुका है बच्चों, 80 ओम। तो आर की जगह तो यहां रखो 80, आर नॉट पहले वाला रेजिस्टेंस, ये आर नॉट है 60, ये आर है, ये हो चुका है अब 80 जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो आर नॉट पहला कितना है 60, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा दे रखा है, डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, टी की निकालनी है, निकाल देंगे वो तो, 0 से 0 कट गई, ये बन गया 8, ये बन गया 6 प्लस 6 अल्फा डेल्टा टी। अगर हम यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकालें बच्चों, तो वो आएगी, ये इधर जाएगा 2 बचेगा, इधर 6 अल्फा डेल्टा टी, तो 2/6 आ जाएगी, 2/6 अल्फा, अल्फा भी तो बटे में चला जाएगा। अब यहाँ से सोचो, 2 से इसको काटो तो 3, तो ये बन गया 1/3 अल्फा। डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर 1/3 अल्फा। अल्फा कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -4, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 बन जाएगा, और नीचे 6, ये बन गया आपका T2 माइनस T1, बाद का करंट, वो बाद का टेम्परेचर T2, ये तो निकालना है, ये T2 है, और शुरुआत में कितना था 27, ये T1 है, तो 27 इसे उधर ले जाओ, तो T2 बराबर आ जाएगा 10 की पावर 6, तो ये बन जाएगा आपका लगभग कितना, देख लेता हूँ एक बार, 10,000 को डिवाइड कर दो 6 से, 10,000 को डिवाइड कर दो 6 से, 1666.6, तो 1666, अब इसने क्या बोला, टेम्परेचर है, हाँ तो टेम्परेचर 1666, इतना ही लिख देता हूँ अप्रोक्स, और इसे उधर ले जाओ, प्लस का 27, ये उधर चला जाएगा, तो ये 7 और 6, 6 2 6, ये आ जाएगा इतने डिग्री सेंट, मतलब 1693 या 94 होगा, कहाँ है ये रहा, 1694 डिग्री सेंटीग्रेड, आसान, सब आसान। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया से समझ आया आपको, आई थिंक एक और करा देते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओम। ओके, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का, और 50 ओम दिया है जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। फिर इसने कहा है द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट व्हेन रेजिस्टेंस इज 62। अब इसका नया रेजिस्टेंस अगर बढ़ के 62 हो जाए तो अब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मान लेते हैं T2, पहले वाले को मान लेते हैं T1। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलो जी करो। फॉर्मूला क्या था? नया रेजिस्टेंस जो होता है, पुराना रेजिस्टेंस है मतलब R0 और नया रेजिस्टेंस है R। तो नए रेजिस्टेंस और पुराने रेजिस्टेंस में होता है रिलेशन R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R नया रेजिस्टेंस 62, पुराना रेजिस्टेंस 50, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसके अपॉन में ले जाओ, 62 अपॉन में 50, इधर रह गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ से अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे तो 62 बटे 50 माइनस में 1। अल्फा डेल्टा टी इसके साथ एलसीएम ले लो तो 12 बटे में 50, ये आ जाएगा 6 बटे 25, ये आ जाएगा भाई। चलो जी, अल्फा पता है, डेल्टा टी की वैल्यू निकालो। टेम्परेचर एलिमेंट का निकालना, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 6 बटे 25 बटे में अल्फा। 6 बटे 25 इंटू में अल्फा की वैल्यू क्या है? 2.4 इंटू 10 की पावर -4। इसे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? पॉइंट हटाओ, ऊपर 10, इससे इसको काटो 4, ऊपर बन गया 10 और बटे में 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 इंटू 10 की पावर -4। एक जीरो कट गई, नीचे बचा 1/10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो ये बन गया 1000। डेल्टा टी की वैल्यू 1000। डेल्टा टी को लिख लो T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कितना है? पहले टेम्परेचर कितना था भाई साहब? तो पहले था 27। अब कितना होगा अब तो बताना है। तो 27 इक्वल्स टू 1000, इसे उधर ले जाओ तो T2 इक्वल्स टू आ गया 1000 प्लस 27, तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। लो जी, ये आंसर है हमारा, ये रहा आंसर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है इस चैप्टर में, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आपको दी जा रही है। हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। ठीक, यहाँ तक आई थिंक बढ़िया से समझ में आया होगा। बढ़िया प्रैक्टिस है आपने। प्रैक्टिस ऐसे करो, वीडियो शुरू करके और फिर क्वेश्चंस अपने आप लगाओ। क्वेश्चन जब आप अपने आप लगाएंगे ना, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लगाते चलो, या पॉज ना करो, चलने दो, चलने दो, मेरे से पहले करो, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। रेस रेस लगनी है, ठीक है? मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? आप कहीं पे पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चंस यहाँ बैठ के करने में। 1 घंटा ही तो कराता हूँ यार, ज़्यादा थोड़ा ही है। आगे मुझे और समय मिलेगा और ज़्यादा कर देंगे, नीट के पेपर से पहले सब खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं बाकी बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आपका काम है, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। चलो कल मिलते हैं।